हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपको पहले भी बताया था बेटा कि हम लोग ये जो भी चीज़ें आसपास देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं, रोशनी की वजह से देखते हैं। अगर ये रोशनी ना हो तो फिर हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। आ रही बात समझ में? और ये जो रोशनी है, लाइट है, ये क्या है? दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप सोचिए बेटा, कितना इम्पॉर्टेंट है ये लाइट जो है हमारे लिए, यानी कितना इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है हमारे लिए। अगर ये ना रहे तो भाई हम लोग कोई चीज़ देख ही नहीं पाएंगे बेटा। तो जाहिर सी बात है बेटा, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स रूप में जाने कि भाई क्या है, कैसे है। तो इसको जानने के लिए बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप यहाँ पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो इसका मैं एक बात बता दूँ कि इसका मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। आज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग इसी चैप्टर को कुछ और आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बेटा जाना था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या। फैराडे साहब जो थे उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और जनरलाइज्ड एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इन दोनों बातों को मिक्स करते हुए मैक्सवेल साहब ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दैट वेव्स विच प्रोपगेट विदाउट एनी मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जो बिना किसी मीडियम के प्रोपगेट कर सकता है। क्लियर है? इतनी सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जान रखा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जनरली जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं। क्योंकि बेटा मैंने पहले भी बता रखा था कि ये चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर्स है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इससे पेपर में लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हमारा जो दूसरा चैनल है कॉन्सेप्ट बाय पूनम में, वो भी स्टार्ट हो चुका है। उस पर भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और वो जो चैनल है उस पर बेसिकली जो रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो साइंस पूछे जाते हैं उसका तैयारी उस पर करवाया जा रहा है। तो जो भी आपके जानकार लोग हैं, मतलब जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं बेटा, आप उन लोगों को एक बार ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि वो जाकर इस चैनल पर वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग वापस से अपने टॉपिक्स पे आते हैं और हमारा टॉपिक्स ये चल रहा था बेटा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या है बेटा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना बेटा, ये किसी रेस्ट चार्ज की वजह से क्रिएट नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं। किसी मोशन करते हुए चार्ज से भी एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज से ये क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है, जान रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो रेस्ट वाले चार्ज होते हैं, रेस्ट पोजीशन के चार्ज होते हैं, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और जो मोशन वाले चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज से ये प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, पहला तो हो गया बेटा। दूसरा, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये जो होते हैं इनको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, मतलब इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए। फोर्थ इज द ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड।
are in the same phase, that is they attain the maxima and minima at the same place at the same time. उनका जो मैक्सिमम पोजीशन आता है और जो मिनिमम पोजीशन आता है वो दोनों सेम टाइम पे आता है, सेम फेज में आता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ, इन फ्री स्पेस ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, और वो स्पीड क्या होता है बेटा, दिस इज c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। इसको जब हम लोग इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करें ना बेटा, जैसे मान लो 1/√μ0 की वैल्यू रख दी जाए और ε0 की वैल्यू रख दी जाए, दोनों को सॉल्व करी जाए तो लगभग इतने के बराबर आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनका जो स्पीड होता है वो कितने के बराबर होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में वो कितने होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 6 क्या है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक इज लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज गिवन बाय, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाई इलेक्ट्रिक, जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड घट जाती है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है। और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूले से, इस फार्मूले के हेल्प से जो है हम लोग डाई इलेक्ट्रिक में इसकी जो स्पीड होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, वो भी जान लें। उसके बाद है बेटा 7th वाली प्रॉपर्टी क्या है, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रेशियो को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, और ये किसके थ्रू होता है, 1/√μ0ε0, यानी ε0 भी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, मतलब जो इन दोनों का रेशियो आता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हो। जो लाइट हमको आती है अर्थ पे सन से, वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उसका भी जो स्पीड होता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, लगभग 3 × 10⁸ के बराबर आएगा। यानी इन दोनों की जो रेशियो होती है वो किसके इक्वल होती है, C के इक्वल होती है। 8 नंबर, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन दोनों की जो एवरेज डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों सेम होती है। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो भी टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो डिवाइड होती है बराबर बराबर, किसमें किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गई बात। उसके बाद 9th में आते हैं, सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अनचार्ज्ड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अनचार्ज्ड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, यानी अपने रास्ते से टेढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये चार्ज होते तो उसमें वो डेविएट हो जाते, थोड़े से टर्न हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10th, द इंटेंसिटी यानी I ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके लिए ये फॉर्मूला बताया गया है आपको, 1/2ε0 E0 E0² C एंड दिस इज, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है। 11, द इलेक्ट्रिक vector in an electromagnetic wave is responsible for optical effect and is called light vector.
द इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो है हम लोग लाइट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे उनकी प्रॉपर्टी थी बेटा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है ये तो हमने पहले ही आपको बता रखा है, ठीक है। अब ना बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इतनी होती है, इंटेंसिटी इतनी होती है, उसी से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहला, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स E इज इक्वल टू, ई का मतलब हो गया ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज 100 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, H एंड एनर्जी डेंसिटी। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बी निकालनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन यहाँ बस एक ही चीज़ है बेटा हमारे पास 100 वोल्ट पर मीटर, ये चीज़ें हमको दी गई है, ठीक है। आपको निकालना है बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है, मतलब बी पहला, बी इज इक्वल टू जो है हमारे पास फॉर्मूला आता है E/C। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आप इसको कह सकते हो। जनरली स्पीड ऑफ लाइट जो होते हैं उसी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E की वैल्यू तो दे दी गई है, कितनी दे दी गई है देख लीजिए। E की वैल्यू क्या दे दी गई है, ये हमको दे दिया गया है 100, और C की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। तो 100 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो गया 3, नहीं बेटा रुक जाओ, देखो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे ना, 100 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। पहले तो ऐसे कर लेते हैं 10 के पावर, ये जब 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा ना तो -8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 100 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा बेटा, देख लो हम लोग यहाँ कर दें क्या, 1, फिर 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हो, ये इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 33.3 × 10 के पावर -8 टेस्ला, इसको आप टेस्ला लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गई। चलिए इसी को ना बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3.33 10⁻⁻7 टेस्ला, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा क्या निकालना है, H, ठीक है। H जो है इसके लिए फॉर्मूला है हमारे दूसरा H। तो H की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B/μ0, ठीक है। B/μ0, यहाँ पे μ0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो B की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ये 3.33 10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 पाई × 10⁻⁻7, ये ठीक है। अब -7 और -7 तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर -10⁻⁻7 को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, और फिर 10⁻⁻7 10⁻+7 दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास 3.33/4, पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 22/7, ये ठीक है। तो ये हो गया 3.33 × ये 7 ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 88। क्लियर हो गए। हमने क्या किया, 4 से इसको 22 को इंटू कर दिया, 4 × 22 तो 88 आ गए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया जाए। इसके जब पॉइंट हटेगा ना बेटा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, ऊपर वो कर दिया जाए मल्टीप्लाई
इतना के करीब आएगा और नीचे तो इतना। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला जो है छोटा है। तो इसका जो यूनिट होगा ये हो जाएगा एच है ना, एम्पियर प्रति मीटर। आप इसको डिवाइड कर सकते हो और इसका एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है। तीसरा क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। तीसरा निकालना है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इसको हम लोग जनरली एनर्जी डेंसिटी को यू से दिखाते हैं बेटा, यू से। और यू इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 और ई स्क्वायर यानी ई की वैल्यू दी है 100, तो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 8.85 10 टू द पावर -12 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर 4 आ जाएगा ना। उसके बाद दोनों पावर को हम लोग माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.85 10 टू द पावर -8। देख लो -12 है ये और उसमें से 4 माइनस करना है तो -8 और इसका जो यूनिट होगा जूल प्रति मीटर, जूल पर मीटर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये फार्मूला B इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, H इज इक्वल टू ये वाला और U इज इक्वल टू दिस इज। ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला याद रखोगे ना तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन तो बेटा अपने हाथ में है, आप जिस तरीके से इजी समझो, जिस तरह से आपको अच्छा हो, सुविधा हो, उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन कोई याद रखने वाली बात है नहीं और कैलकुलेशन आपको यहाँ पे अपने से करना है बेटा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे भी हम लोग जो है एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से दिया जा रहा है, ये इज इक्वल टू 8 10 टू द पावर -4 कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग कहते हैं बेटा। ये वाली जो है ना इस तरह लिख सकते हो, कॉस ये ओमेगा है बेटा, ये पूरा जो है ना ओमेगा और ये हो गया टी वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से दिया हुआ। ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेव, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। आपको राइट द इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेव, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाए, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ से B0 इज इक्वल टू E0 बाई C। ठीक है। अब देखिए बेटा E0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, E0 की वैल्यू, तो ये जो इक्वेशन दिया है ना ये वाला, तो हम लोग इसको इस तरह पढ़ते थे। अब जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़े थे उस समय हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो ये जो है ना इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कुल मिला के E0 cos ओमेगा टी। इसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग लिख रहे थे V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा टी, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। तो वही E इज इक्वल टू E0 या V इज इक्वल टू V0 हो सकता है। ठीक है। तो हमने E0 लिखा है और E0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 8 × 10 के पावर -4 और C की वैल्यू तो आपको पता ही है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये देखो बेटा 8/3 हम कर लेते हैं और 10 के पावर -4 है और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -8 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा 8/3 × 10 के पावर -12। अब 8/3 को आप डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है।
8 को 3 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 6, 2 बचा, 3 6 जा, लगभग इतना परफेक्ट तो नहीं बट 2.6 इंटू 10 के पावर -12 इतना लिख सकते हो। पॉइंट के बाद ज़्यादा मतलब पॉइंट आफ्टर डेसिमल हम लोग ज़्यादा डिजिट्स को नहीं रखेंगे, उतना भी चल सकता है, या आप और अगर डिवाइड करना चाहते हो तो और लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा, अब जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको। फ्रीक्वेंसी, यस, मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गई, देखिए यही है मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब आपको निकालनी है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ना, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, देखिए ये है ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर 10। ठीक है, और 2 पाई तो 2 और पाई की वैल्यू, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स होती है टेस्ला। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई, 2 और पाई की वैल्यू रख ली जाए 3.14 या 22/7, कुछ भी रख सकते हो बेटा, 2.14 रख लो या 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें किस तरीके से, तो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 10 के पावर 10 बाई 3.14। हमने पाई की वैल्यू 3.1 रखा है, 3.14 रखा है बेटा। आप पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही होगा ना, जो आंसर होगा उसमें स्लाइटली डिफरेंस आ जाएगा, बट आंसर सेम होंगे, स्लाइट डिफरेंस होगा लेकिन सेम ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यहाँ से जब हम पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ से 3.14 लिखा है ना, तो अगर इस पॉइंट को हम हटा दिए तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे हमारे पास, ये पॉइंट जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया 300 इंटू 10 के पावर 8 बाई 314, यानी 300 को 314 से डिवाइड कर लीजिए। नहीं डिवाइड करना चाहते हो, मतलब ऐसे में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करिए, ओहो यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ना 10 है, मतलब 10 के पावर 10 है बेटा, ये गड़बड़ हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, चलिए ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जा रहा है, 3 इंटू 10 के पावर 10 बाई 3.14, ये था ना, हमने अगर इसका पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। अब ये हमारे पास हो गया 300, इस 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बाई 314, ठीक है, इंटू 10 के पावर 10। आप 300 को 314 से डिवाइड कर लीजिए, जो आए 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज, HZ, सॉरी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे। कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन आप भी करिए और डिवाइड करना आप भी देखिए कि भाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एक और चीज़ निकालनी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, तीसरा वेवलेंथ को ना बेटा हम लोग लेमडा से दिखाते हैं, लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल टू C/F होता है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो चलिए C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट C/F, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 बाई F की वैल्यू देख लीजिए, आपने निकाल रखा है, ये वाली, ये है हमारी F की वैल्यू। तो इसको हम लोग रखेंगे, ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 300 बाई 314 इंटू 10 के पावर 10। ठीक है,
उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 बाई 300 इंटू 10 के पावर 10, और ये 314 ना ऊपर आ जाएगा बेटा ऐसे। ठीक है, आप ये करिए कि उसको डिवाइड करके रख लीजिए या फिर वैसे भी रख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब 10 के पावर 8 जो है, सॉरी 10 के पावर 10 जो है यहाँ पर कितना हो जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 3 में 314 का मल्टीप्लाई करो, 314 का तो कितना हो गया 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9। ठीक है, और नीचे आ जा रहा है 310 और ऊपर 8। 10 के पावर 10 को ऊपर ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 9 4। अच्छा एक चीज़ और है, इसके जो 2 0 है बेटा, इसमें अगर ऐड कर दें तो यार 10 के पावर 12 हो जाएगा। एक मिनट और एक लाइन बढ़ा लेती हूँ मैं, 3 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा 942 इंटू 10 के पावर 8 बाई 3 इंटू 10 के पावर 12, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा 942 बाई 3 10 के पावर 8 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 942 बाई 3 10 के पावर -4। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं साइड में यहीं पे 942, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 1 बचेगा, फिर 314। तो ये हो गया हमारे पास 314 इंटू 10 के पावर -4। ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा है, लेमडा की एसआई यूनिट मीटर होती है तो मीटर, इतना भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 314 बाई, हमने इस 10 के पावर 4 को नीचे ला दिया तो ये क्या हो जाएगा 0.0314 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली और वेवलेंथ भी निकाल लिया। वेवलेंथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, उतना आप कर सकते हो, 12th में हो तो उतना तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन फ्री स्पेस along the x direction at a particular point in space and time A is equal to 6.3 J cap volt per meter. What is magnetic field at this point? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ना बस डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई इस तरीके से, E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6.3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा E/c। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो E की तो वैल्यू बुक में दी गई है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कितना 6.3, तो हमने रखा 6.3 बाई स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए इसका पॉइंट अगर हम हटा दें, ये वाली पॉइंट, तो 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है,
अब ये हो गया 63/3 इंटू 10 के पावर 8। देखो बेटा यहाँ पे 10 के पावर 8 है और यहाँ पर जो है ना 10 के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है और दोनों मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं तो दोनों के पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 के पावर 9। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ आई है ये कैसे हो गया 10 के पावर 9, समझ आया ना। चलिए तो अब देखिए 9 हो गया। अब क्या करते हैं 3 को डिवाइड कर देते हैं 63 से, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा ये, ठीक है। अब ये हो गया 21/10 के पावर 9। क्लियर है, ऊपर ले चलते हैं 10 के पावर 9 को, तो क्या होगा 21 इंटू 10 के पावर -9। क्लियर है, 21 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी फिजिक्स में ये बोला जाता है कि जो भी आप लिखिए आंसर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ता है। यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से इंटू भी तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 से इंटू भी करो, तो 10 से इंटू कर दोगे तो हमने कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 2.1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और ये जो होगा 10 के पावर -8, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्या हो जाएगी टेस्ला। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, यही चीज़ें आपको निकालनी थी। यहाँ पे ना ये वेक्टर के फॉर्म में सारी कुछ दी गई है, हमने उसका मैग्नीट्यूड केवल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया है, कोई एक लाइन का सवाल था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बस निकालना था, तो वो हमने निकाल कर आपको दिखा दिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए अब, चलिए ओके। कुछ (25 मेगाहर्ट्ज़), ठीक है, इजी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, हो गया बस, और कुछ नहीं निकालना है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और अब हम लोग आते हैं बेटा क्या है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तो हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, in order to initiate an electromagnetic waves we must alter the motion of electric charge, that is we accelerate the charge। हमने भी पढ़ा था properties of electromagnetic waves, जो पढ़ा था उसमें पहला ही लाइन था, ये थर्ड पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज से हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। Thus the source of electromagnetic waves are accelerating electric charge। Whenever the current through a wire change with time, the wire emit electromagnetic waves। Some of the example of generation of electromagnetic waves, electromagnetic waves generate होने के यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं। जैसे ये तो पता चल गया ना बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होते हैं वही क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एन एलसी सर्किट, जिसमें एलसी सर्किट का मतलब हो गया एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटर ये जो हो दोनों सीरीज में जुड़े गए हों। द चार्ज oscillates, that is undergoing acceleration across the capacitor plates, therefore an LC circuit emit electromagnetic waves which have the same frequency as that of the oscillating charge। मतलब LC सर्किट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है, बनाता है, जनरेट करता है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा। ये तो हमको पता है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक तरह से हम लोग एग्जाम्पल को जान रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो पहला उसमें ये हो गया LC सर्किट।
LC सर्किट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। द एमिशन ऑफ विजिबल लाइट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो उस समय जो होता है विजिबल, द एमिशन ऑफ विजिबल लाइट, जो लाइट हमको दिखाई पड़ती है वो जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो उस समय जो लाइट एमिट होती है दैट इज़ विजिबल लाइट, और वो विजिबल लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट करती है यानी जनरेट करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं आसपास वो सारे लाइट के हेल्प से देखते हैं। अगर लाइट ना रहे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाएंगे बेटा। तो ये जो लाइट्स के हेल्प से हम लोग देखते हैं चीज़ों को ना, दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो लाइट हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कैसे क्रिएट होती हैं? तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एब्रेटरी decelerate as they collide with the metal target of high atomic number। मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन है जो decelerated as they collide with metal, कोई हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, काफ़ी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है और वो जब किसी मेटल से कोलाइड होता है, टकराता है, मान लीजिए एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अब वो इस मेटल प्लेट से टकरा रहा है तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई बात समझ में? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो है हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा। द ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अभी हमने पढ़ा ना विजिबल लाइट, विजिबल लाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो विजिबल लाइट्स है आपको पता भी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो होती है, वही लाइट्स जो होते हैं हमें स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वो क्या है देखिए। द ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं, आपको भी पता है बेटा कि हमारा जो लाइट है ना वो 7 कलर का कम्बिनेशन होता है, उसमें 7 कलर्स जो होते हैं कंबाइंड रहते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह बात करा जाए तो एक होता है स्पेक्ट्रम की जब लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है और टकराती नहीं, प्रिज्म के अंदर से होकर जब बाहर निकलती है, स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे ना वो उस स्पेक्ट्रम की ही मतलब यहाँ पे उसी स्पेक्ट्रम की बात करी जा रही है। और देखिए उसमें क्या है, इनको हमने ना उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा हुआ है कि जिसका सबसे कम होता है उसको सबसे ऊपर, जिसका उससे ज़्यादा होता है उसका नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला है वायलेट कलर या इंडिगो कलर, उसका जो वेवलेंथ होता है 4 × 10 के पावर -7 से 4.5 × 10 के पावर -7 तक होता है, इसके बीच में होता है। देखिए बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम, पहले तो ये जान लीजिए कि स्पेक्ट्रम है क्या। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि जब इस तरह का डायग्राम भी आपने देखा होगा कि जब किसी प्रिज्म से कोई वाइट लाइट जाती है और उससे बाहर निकलती है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और जो स्क्रीन पे बैंड ऑफ 7 कलर्स हमको मिलते हैं दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। 7 कलर के बैंड मिलते हैं, ये तो हो गया स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लेकिन जो स्क्रीन पर 7 कलर के बैंड मिलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है,
उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सारे लाइट्स जो हैं उनको उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा। तो वायलेट कलर जो होता है, इंडिगो जो होता है, इसका वेवलेंथ कितना होता है, 4 इंटू 10 के पावर -7 टू 4.5 इंटू 10 के पावर -7। ब्लू 4.5 टू 5, ग्रीन 5 टू 5.7, येलो 5.7 टू 5.9, फिर आपका आ गया ऑरेंज 5.9 टू 6.2, और उसके बाद है रेड 6.2 टू 6.8, 6.2 से लेकर 6.2 से लेकर 8 तक। और वेवलेंथ का जो SI यूनिट होता है मीटर होता है। ठीक है, वैसे एंगस्ट्रॉम में लिखा रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ओके, तो ये तो है कि जो भी 7 कलर्स हैं उनके वेवलेंथ को इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करके रखा गया है। तो ये जो बैंड मिला है दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे देख लीजिए, ओके, अब जो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, या अभी हमने पढ़ा विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके जो अलग अलग लाइट्स है उनके क्या क्या यूज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के क्या क्या यूज़ हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो देख लीजिए। पहला है, या कहा जाए कि यूज़ कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो उनके टाइप्स भी कह सकते हो, चलो जाने दो, यूज़ ही रहने दो। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या है, गामा रेस। गामा रेस का जो वेवलेंथ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर -13 टू 1 इंटू 10 के पावर -10, और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 इंटू 10 टू द पावर 22 टू 3 इंटू 10 के पावर 19। सोर्स क्या है, न्यूक्लियर ऑरिजिन। डिटेक्शन कैसे होता है, इसको पहचाना कैसे जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म से, फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उससे। ठीक है, उसके बाद है एक्स रेज, 1 इंटू 10 के पावर -10 से 3 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 के पावर 19 टू 1 इंटू 10 के पावर 16। ठीक है, अब इसके सोर्स क्या हैं, इसके जो सोर्स हैं दैट इज बॉम्बार्डमेंट ऑफ लाइट, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई जेड टारगेट बाय फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब फास्ट इलेक्ट्रॉन से हम लोग किसी चीज़ पर बमबारी करवाते हैं तो वहाँ पर जो रेज निकलती हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्स रेज। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, उसका जो वेवलेंथ होता है 3 इंटू 10 के पावर -8 से 4 इंटू 10 के पावर -7। उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 1 इंटू 10 के पावर 16 टू 8 इंटू 10 के पावर 14। एक्सटिंक्शन ऑफ एटम्स स्पार्क, सोर्स इसके क्या क्या हैं। ठीक है, और डिटेक्शन कैसे होता है, फोटो सेल से इसका जो होता है डिटेक्शन होता है। उसके बाद विजिबल लाइट 4 इंटू 10 के पावर -7 टू 8 इंटू 10 के पावर -7। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 के पावर 14 टू 4 इंटू 10 के पावर 14। इसका सोर्स क्या है, इसका भी सोर्स वही है। दोनों के सोर्स जो हैं लगभग सेम है। एग्जिस्टेंस नहीं, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स स्पार्क फ्लेम, आई फोटो सेल। इंफ्रारेड 8 इंटू 10 के पावर -7 टू 3 इंटू 10 के पावर -5 इसका वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 के पावर 14 टू 1 इंटू 10 के पावर 13 हर्ट्ज के बराबर है। उसका भी जो सोर्स है एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
थर्मोपाइल, इसका जो डिटेक्शन होता है थर्मोपाइल से होता है। माइक्रोवेव्स, इसकी जो वेवलेंथ होती है 1 × 10⁻³ to 3 × 10⁻⁻1। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 to 1 × 10�9। ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके डिटेक्शन पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स। उसके बाद रेडियो वेव्स, तो ये मतलब ये ना बेटा आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या क्या यूज़ हैं, और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये सारे जो वो मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे कहा जाए तो उनके टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका हमको सोर्स बताया जा रहा है कि वो कहाँ से मिलते हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उनको डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक इनका, अब जो ये सारे रेज हैं ना, इनका यूज़ हमको जान लेना है, ठीक है। जैसे देखो, पहला है गामा रेज, हमने पढ़ा है ना अभी गामा रेज। गामा रेज क्या है? गामा रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब उनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जो भी अलग अलग टाइप्स के वेव्स रेज थे ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उनका हम लोग अलग अलग यूज़ पढ़ेंगे, उनके प्रोडक्शन उनका कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए ये फिगर नंबर 15 नहीं कहेंगे हम लोग इसको, या चल भी सकते हैं। फिगर के नाम में क्या रखा है बेटा? 1, 2 कह दीजिए या AB कह दीजिए, डायरेक्ट 15.23 ये सब नहीं ठीक लग रहा, ठीक है। चलिए देखिए गामा रेज है क्या बेटा? गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। These rays are emitted from nuclei और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमने अभी देखा था ना, अभी हमने पढ़ा था गामा रेज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है गामा रेज की। गामा रेज आर हाईली penetrating but have small ionization power. They can affect the photographic plate and not deflected by electric and magnetic field. They produce heating effect in the surface exposed to them. वो हीटिंग इफेक्ट जो होते हैं क्रिएट कर सकते हैं। और इनका यूज़ क्या है बेटा? दे आर यूज टू किल कैंसर सेल्स इन ह्यूमन बट केयर इज नीडेड इन देयर यूज बिकॉज दे ऑल्सो अटैक एंड किल हेल्दी सेल्स। देखिए क्या है, दूसरा क्या है, दे आर यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉ इन मेटल कास्टिंग्स। थर्ड, दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सारे उसके यूज़ हैं, किसके? गामा रेज जो हैं। गामा रेज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है ना बेटा, किल कैंसर सेल इन ह्यूमन बट नीडेड केयर। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो गामा रेज है ना, जब शरीर के अंदर जाती है तो वो बहुत सारे जो यूजफुल सेल्स होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ये बातें बताई जा रही है, ठीक है। और भी इसके यूज़ हैं, दे आर यूज टू डिटेक्टिंग फ्लॉ ऑफ मेटल कास्टिंग। दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाने के लिए भी या उसको स्टार्ट करने के लिए भी ये जो गामा रेज होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। तो इसमें अब कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी। दूसरी बेटा देखिए, दूसरी क्या थी? एक्स रेज। एक्स रे वेयर डिस्कवर्ड बाय रोंटजेन, ठीक है, इन 1895. Their wavelength range from 1 × 10⁻⁻10 meter to 3 × 10⁻⁻8. They are produced when very fast moving electrons are stopped by a heavy metal target. मतलब कोई बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, उसके रास्ते में कोई मेटल आके रख दिया गया तो वहाँ पर जो होता है स्टॉप्ड बाय अ हैवी मेटल टारगेट, तो ये जो होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट वेरी इंटेंसिटी बट आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे गामा रेज जो होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, उसी तरह के एक्स रेज भी जो होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। एक्स रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस गैस के थ्रू एक्स रेज पास होती है ना, उस गैस को आयोनाइज्ड कर देती है, मतलब उसके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हाउएवर दे हैव इंजरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडीज
इसका जो होता है ह्यूमन बॉडी पे काफ़ी मतलब खतरनाक असर पड़ता है। उसके बाद यूजेस क्या है इसके, दे आर यूज टू प्रोड्यूस पिक्चर ऑन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उस समय आपका एक्सरे किया जाता है, तो वहाँ पर ये एक्सरेज यूज होते हैं। दे आर यूज टू किल डेंजरस सेल्स एंड ट्यूमर्स इन द बॉडी। आप सुने होंगे बॉडी मतलब कई बार आपने सुना होगा कि किसी इंसान की बॉडी में ट्यूमर हो जाता है, तो उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए जो होता है एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू डिटेक्ट फ्लॉ और क्रैक्स इन मेटल कास्टिंग। कोई मेटल है उसके अंदर कहीं पे कोई क्रैकिंग वगैरह आ गई है तो उस क्रैकिंग को डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए इस एक्सरे का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक्सरेज जो होती है इनका यूज़ होता है किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर किस तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किया गया है उसको जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, ओपियम एंड अदर कंट्रबैंड गुड्स। मतलब यूज टू डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, कहीं पे कोई विस्फोटक पदार्थ रखा होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए इस एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया कि एक्स रेज है क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं बेटा बता दूं आपको कि यहाँ पे अब कुछ समझने वाली बात नहीं है बेटा, केवल पढ़ने वाली और याद करने वाली चीज़ें हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय रीटर इन 1801। देयर वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 3 × 10⁻⁸ टू 4 × 10⁻⁷। उनका जो वेवलेंथ होता है वो 3 × 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। दे आर प्रोड्यूस बाई सच ऑब्जेक्ट एज कार्बन आर्क, लैम्प, इलेक्ट्रिक स्पार्क, डिस्चार्ज ट्यूब, मरकरी वेपर, लैम्प, हॉट बॉडीज एंड सन। The sun produces a large amount of ultraviolet radiation, most of which is absorbed by the ozone layer in the upper atmosphere. हमारा जो सन होता है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को क्रिएट कर सकती हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन यही होता है, ये जो होता है हार्मफुल है बेटा हमारे लिए, क्योंकि सन से भी तो ये मतलब प्रोड्यूस होता है। लेकिन सन से जब ये आता है एटमॉस्फेयर की तरफ तो जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है वो इन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये अर्थ पे नहीं आ पाता है। अगर ये अर्थ पे आ जाए ना बेटा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का, और जिसकी वजह से जो आपके जो अर्थ के 2 पोल्स हैं वहाँ पे जो भी बर्फ़ जमे हुए हैं, आइस हैं, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट हो जाएंगे तो इतना पानी बनेगा कि पूरा अर्थ जो है उस पानी में डूब जाएगा। सबसे बड़ा असर ये होगा। तो इसीलिए जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पे नहीं आना चाहिए, और उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? ओजोन लेयर। इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन लेयर को बचा के रखना चाहिए, और ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? पॉल्यूशन से। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि पॉल्यूशन को कम करिए। जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे, ट्रीज लगाओगे, पॉल्यूशन उतना घटेगा और ओजोन लेयर जो है हमारा सुरक्षित रहेगा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? व्हेन एलॉडेड टू फॉल ऑन मेटल दे कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। They can affect photographic plate and can cause fluorescence in certain material. They can cause ionization and promote chemical reaction. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? When allowed to fall on metal, they cause emission of electrons. जब किसी मेटल पे इसको फ्लो करवाया जाता है, मतलब मेटल से अटैक करवाया जाता है, तो उसमें से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये दे कैन कॉज आयोनाइजेशन एंड प्रमोट केमिकल रिएक्शन। ये आयोनाइजेशन को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। यूजेस क्या है? दे आर यूज फॉर checking the mineral sample because some minerals exist strong fluorescent under ultraviolet radiation. ये जो होते हैं चेक करने में काम आते हैं, किसके? मिनरल सैंपल। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड इज यूज, ये जो होते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ किए जाते हैं। और सर्जिकल इक्विपमेंट, मतलब कुछ सर्जरीज जो होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा चौथा पार्ट है विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट क्या होता है? जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजिबल लाइट जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है,
forms a very narrow part of the electromagnetic spectrum and wavelength range from, जो विजुअल लाइट्स होते हैं उसके वेवलेंथ का रेंज ये है. इट इज़ एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन transition in atom. It is produced by flame or any incandescent object can be detected by the human eye, photographic film और photoelectric cell. मतलब ये जो है ना जिसको हम लोग देख सकते हैं, सोर्स ऑफ विजिबल लाइट. देखिए फ्लेम जल रहा है लैंप का, बल्ब का, ह्यूमन आई, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह होते हैं उससे. तो ये सारी जो लाइट्स होती है विजिबल लाइट्स होती हैं और इनका जो रेंज है वेवलेंथ का वो ये है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. अब कुछ है नहीं बेटा इस चैप्टर में, ख़त्म हो गया ये चैप्टर. अब आते हैं इंफ्रारेड. इंफ्रारेड आर हीट रेडिएशन एंड देयरफॉर ऑल हॉट बॉडीज आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेज. वेवलेंथ रेंज फ्रॉम, इसका जो वेवलेंथ होता है देखिए इतना से इतना के बीच होता है. द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. अर्थ जो होता है लार्ज अमाउंट में इस इंफ्रारेज रेड को एब्जॉर्ब करता है. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल. उस पर जिस पे ये फॉल करती है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करते हैं. दे आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय मोस्ट मटेरियल. ये जो होता है काफ़ी सब्सटेंस, काफ़ी मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यूजेस क्या है? दे आर यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग. सिंस दे आर लेस स्कैटर्ड बाय फाइन पार्टिकल देन विजिबल लाइट because of their longer wavelength. Infrared radiation is useful for haze photography. They are used by earth resources satellites to detect healthy crops. They are used for producing dehydrated fruits. Dehydrated fruits को प्रोड्यूस करता है. They are used to treat muscular strains. Muscular strains को ख़त्म करने में ये जो होता है यूज़ किया जाता है. ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा माइक्रोवेव्स. Microwaves, the wavelength of these waves range from 1 into 10 के power minus 3 meter to 3 into 10 के power minus 1 meter. They are produced by electrical oscillation. ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन से. इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. एलसी सर्किट में ये प्रोड्यूस होते हैं. माइक्रोवेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर्स. इसकी यूज़ क्या है? दे आर यूज्ड इन रडर एंड टेलीमेट्री. रडर एंड टेलीमेट्री में रडार जो होता है जो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से हम लोग टीवी वगैरह देख पाते हैं, तो उसके द्वारा जो होता है ये यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड इन रडार. मतलब देखिए ये रडार लगा हुआ है जो सिग्नल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे घरों में टीवी वगैरह चलता है. दूसरा माइक्रोवेव्स ओवन्स आर यूजफुल बिकॉज दे रिड्यूस कुकिंग टाइम कंसिडरेबली. माइक्रोवेव्स में भी जो है माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है, इसमें हम लोग खाना वाना पकाते हैं. माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए डिटेल में हम लोग जो होता है माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब आ गया है रेडियो वेव्स. क्या है ये रेडियो वेव्स? देखिए दे हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of any region of electromagnetic spectrum. They are produced by electrical oscillation in circuit containing inductance and capacitance. मतलब यह भी जो होता है LC सर्किट में प्रोड्यूस होता है. They are used in radio and television. रेडियो और टेलीविज़न में इसका यूज़ किया जाता है. दूसरा, the frequency range from 530 kilohertz to 1170 kilohertz from amplitude modulated band. तीसरा इसका यूज़ है द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ है. इट इज़ यूज फॉर स्काई वेव प्रोपगेशन. ठीक है, उसके बाद द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 54 megahertz to 890 megahertz are used in television waves. It is used in line of sight communication. मतलब देखिए जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, रेडियो वेव्स होते हैं, नाम ही है रेडियो वेव्स. इसका यूज़ होता है टेलीविज़न में, रेडियो में, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. द फ्रीक्वेंसी रेंज
अब इसका ना कहाँ कहाँ यूज़ है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी रेंज पर, कि इतना फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा तो यहाँ पर यूज़ होगा, इतना फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा तो यहाँ पे यूज़ होगा, इतना फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा तो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक इसका जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं टेलीविज़न में, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन। और अगर यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज रह रहा है तो इसका हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल एफएम रेडियो में, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से यहाँ तक रह रहा है तो इट इज़ यूज्ड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो रेडियो वेव्स एक ही है लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पर इसका अलग अलग यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अलग फ्रीक्वेंसी तो उसका अलग यूज़, अलग फ्रीक्वेंसी फिर अलग यूज़, फिर अलग फ्रीक्वेंसी फिर अलग यूज़, ठीक है। ये नहीं कि सारे फ्रीक्वेंसी का एक ही यूज़ हो, ऐसा नहीं है। तो ये रेडियो वेव्स है जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर रेडियो और टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे बेटा, अभी हमने पढ़ा था माइक्रोवेव्स जो हम लोग खाना पकाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन आ गया है। माइक्रोवेव ओवन जो है, देख लीजिए ये पूरा फिगर दिया हुआ है माइक्रोवेव ओवन का, जिसके अंदर जो है खाना पक रहा है। तो अब आपको ये जानना है कि जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उसके अंदर खाना कैसे पकता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हमने उसका केवल वर्किंग बताया है। अ माइक्रोवेव ओवन इज़ डोमेस्टिक अप्लायंस यूज फॉर हीटिंग और कुकिंग द फूड। जाहिर सी बात है। द वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज़ एज फॉलो। इस तरह से जो है, देखिए यहाँ से all food items such as fruit, vegetables, meat, crickets etc. contain water। जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। When the temperature of body rise, it atoms and molecules rotate or vibrate with higher energy। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, its atoms and molecules rotate or vibrate with higher energy। उसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं हायर एनर्जी के साथ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अबाउट 3 GHz। इफ वाटर रिसीव्स माइक्रोवेव्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, इट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड वाटर गेट्स हीटेड अप। दिस हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स शेयर एनर्जी विथ नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स। As a result, the food is heated up and cooked। मतलब ये बेटा कि क्या होता है, तो माइक्रोवेव्स में हम लोग जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमको पकाना होता है उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे माइक्रोवेव्स जो होता है हीट होता है, तो हीट होने के साथ साथ जो हमारा फूड मटेरियल्स है वो भी हीट हो रहा है। और फूड मटेरियल्स के अंदर जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वो रोटेट करने लगते हैं और वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे जैसे वो हीट होते हैं रोटेट होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। और दिस हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स शेयर, ये जो हीटेड, अब वो भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हीट हो जा रहे हैं। दिस हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स शेयर एनर्जी विथ नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो वो एनर्जी जो होते हैं, हीट जो होते हैं, जो उनके पड़ोसी यानी नेबरिंग का मतलब उनके बगल आसपास जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसको देते हैं। और इस तरह से वो जो फूड आइटम होता है वो भी क्या होता है, हीट होने लगता है। और हीट होने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि हमारा फूड जो होता है वो पूरी तरीके से कुक्ड हो चुका होता है। तो इस तरह से जो हमारा माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर जो है हम लोग माइक्रोवेव ओवन का जो वर्किंग रूल है वो जान रहे हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है, तो माइक्रोवेव्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो यहाँ पे फिनिश हो गया। हमारे हिसाब से एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने हर टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड किया है, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। जहाँ हमको लगा है कि ये क्वेश्चंस होने चाहिए वहाँ पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। डेरिवेशन जो छोटे छोटे हैं वो भी हमने करवा दिया है, ठीक है। लेकिन बेटा फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई डेरिवेशन जो है आपका छूट गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस डेरिवेशन को या उस टॉपिक को फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है बेटा। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और लास्ट में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं।
जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर हम लोग ज़रूर सोचेंगे कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है और उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।